Hello students, welcome back to the class. As you know, in the last video, in the last class, I have taught you about the first chapter of your book of prose section, that was A Letter to God. Now in this video, I'll teach you about the first chapter of your poetry, that is the poem, and the name of this poem is Dust of Snow. Okay, student, Dust of Snow is written by Robert Frost. He is a great poet. Okay, student, that's your poem 1, chapter 1. Okay, students, so here is the name Dust of Snow. As you know, snow आप जानते हैं students, and dust means यहाँ पे कोई धूल या फिर कोई मिट्टी से नहीं है. Dust it means आपका पाउडरी स्नो, उसकी एक झड़न, स्नो की एक झड़न, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होगे, जो एक झड़न सी आपको दिख रही है, एक उस स्नो की एक झड़न, उस बर्फ़ की एक झड़न को यहाँ पे डस्ट बोला गया है. डस्ट ऑफ स्नो इट मीन्स स्नो की एक झड़न, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा. ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं. स्टूडेंट, दिस इज द पोएम डस्ट ऑफ स्नो. द पोइट इन दिस पोएम, द पोइट इज इन अ बैड मूड. जो पोइट है वो हमारा बैड मूड में है. ही इज सैड और डिप्रेस्ड, और वो सैड है और डिप्रेस्ड है. द रीज़न ऑफ विच इज़ नॉट टोल्ड टू अस, बट उसके सैड और डिप्रेस होने का रीज़न इस पोएम में हमें बताया नहीं गया है. ही पासिस अंडर अ हेमलॉक ट्री एंड अ क्रो ऑन द ट्री सडनली शेक्स सम पाउडरी स्नो ऑन हिम. पोइट एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरता है, और एक उस, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, उस हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा हुआ, उसकी ब्रांच पर बैठा हुआ एक जो क्रो होता है, वो अचानक से कुछ पाउडरी स्नो, कुछ उसकी अपने कुछ मूवमेंट करता है, और कुछ उस मूवमेंट से वो उस पाउडरी स्नो को, उस बर्फ़ को झाड़ देता है उस पोइट के ऊपर, जो पोइट वहाँ से गुजर रहा होता है. This suddenly lifts his mood and his day is saved from being wasted in depression. और उससे क्या होता है, उससे अचानक से इस पोइट का जो मूड है वो चेंज हो जाता है. वो मूड जो है वो उसका चेंज हो जाता है, और उससे क्या होता है, इसका मूड बदल जाता है, और इससे जो ये धीरे से जो ये अपने एक रिग्रेशन में होता है, एक सैडनेस में होता है, एक डिप्रेशन में होता है, वो उससे बाहर निकल आता है. और जो उसका बाकी का दिन है, इसका मूड चेंज हो जाता है, ये अब खुश हो जाता है, और उसका जो बाकी का दिन है वो उस सैड और डिप्रेस्ड मूड में वेस्ट होने से बच जाता है. स्टूडेंट, ये इस पोएम का एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम. It has only 8 lines and 2 stanzas of 4 lines. Each stanza has 4 lines. Okay students, we start from the first stanza. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Students, सबसे पहले हम देखेंगे hemlock tree. Hemlock tree, जैसे कि आपको नीचे गिवन है, a poisonous plant or tree with small white flowers. जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये जो आपका हेमलॉक ट्री होता है, ये जो आपका हेमलॉक ट्री होता है, ये आपका एक पॉइजनियस ट्री होता है, एक पॉइजनियस प्लांट होता है जिस पे वाइट फ्लावर्स होते हैं. और जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एंड इट क्वाइट सिमिलर टू क्रिसमस ट्री और पाइन ट्री. और ये कुछ कुछ आपको देखने में लग रहा होगा, ये कुछ कुछ रिजेंबल करता है, कुछ कुछ क्रिसमस ट्री की तरह देखता है, देखने में लगता है, लेकिन ये वैसे उससे डिफरेंट है. ओके, सबसे बड़ी बात है ये एक पॉइजनियस ट्री है. ओके स्टूडेंट्स, तो इसको जो है पॉइजनियस ट्री जो है, ये एक पॉइजनियस ट्री है हेमलॉक, तो इसको एक गुड ओमेन नहीं माना गया है इस पोएम में. पॉइजनियस ट्री इट मीन्स ये एक बैड ओमेन है, एक अच्छा ओमेन नहीं माना गया है, इसे एक अच्छा संकेत नहीं माना गया है. एंड उसके बाद यहाँ पे क्रो जो है, क्रो को हम मोस्टली स्टूडेंट्स एक गुड ओमेन नहीं मानते हैं. क्रो को हम सैडनेस का, डिस्पेयर का, निराशा का, या दुख का, या बैड ओमेन, या फिर आपका एक इनऑस्पिशियस बर्ड मानते हैं, एक
सैडनेस का, एक डिस्पेयर का, एक अशुभ पक्षी मानते हैं हम क्रो को। इसलिए यहाँ पे जो भी आपको चीज़ दिख रही है जैसे कि हेमलॉक ट्री, वो भी आपका इनऑस्पिशियस है, और जो आपका क्रो है उसे भी हम इनऑस्पिशियस ही मानते हैं। तो यहाँ पे पोइट क्या कहना चाहते हैं देखेंगे, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से एक क्रो ने जो इस हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था, शूक डाउन और मी द डस्ट ऑफ स्नो, उसने मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, इट मीन्स बर्फ़ को झाड़ दिया, बर्फ़ को उसने मुझ पे गिरा दिया, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। जो क्रो था वो हेमलॉक ट्री पे बैठा हुआ था, और उसने किसी तरीके से मूवमेंट किया, या तो उसने अपने विंग्स को फ्लैपर किया या फिर कुछ भी किया, उसने जो ब्रांच थी, उस ट्विग थी, उसको हिलाया, कुछ ना कुछ मूवमेंट किया, और उसने इससे क्या किया, उसने उस पाउडरी स्नो को पोइट के ऊपर उसने गिरा दिया हेमलॉक ट्री से। द वे अ क्रो हैज़ गिवन माई हार्ट, और उसने उसके बाद क्या हुआ, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रिव्यूड। और यहाँ पे पोइट कहते हैं, और उससे क्या हुआ, उससे जो मेरा हार्ट था, जो मेरा मूड था, जो मैं काफ़ी डिप्रेस्ड था, सैड था, काफ़ी डिसहार्टन था, ओके, तो जो काफ़ी सॉरोफुल था, तो इससे जो मेरा सैड, डिप्रेस्ड, जो टेंस्ड मेरा मूड था, जो उसने ये स्नो मेरे ऊपर गिराई, इस मूवमेंट से, इस सीन से, जो मेरा इस इंसिडेंट से जो मेरा मूड था वो अब चेंज हो गया, और अब मैं उदास नहीं हूँ, और उदासी से मैं बाहर निकल आया हूँ, अब मैं हैप्पी हो गया। और जो मेरा पूरा दिन वेस्ट होने वाला था, जो मेरा पूरा दिन वेस्ट होने वाला था, डे का जो थोड़ा सा पार्ट बचा था, जो डिप्रेशन में और जब सैडनेस में पहले वेस्ट होता, अब वो मैंने उसको रियूड कर लिया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रियूड। और इट मीन्स मैंने उस डे को बचा लिया जो डे में रियूड करने वाला था। रियूड मीन्स जो रिग्रेट में, जो सैडनेस में, जो पछतावे में, जो सॉरी फील करने में, जो मैं अपने डे को पूरे को वेस्ट करने वाला था, अब मैंने डे के उस पार्ट को बचा लिया। क्यों? क्योंकि अब मेरा मूड सही हो गया। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा इसके मैसेज को समझेंगे। जैसे कि आपको पता है कि एवरी पोम हैज़ अ हिडन मीनिंग, एवरी पोम हैज़ अ डीप मीनिंग, डीप मैसेज। यहाँ पे जो एक पोएम है, इस पोएम का मैसेज ये है कि जो यहाँ पे आपका हेमलॉक ट्री है उसे भी हम एक बैड ओमेन मानते हैं, बिकॉज दैट इज़ पॉइजनियस। और जो आपका क्रो है, क्रो को भी हम सैडनेस, डिस्पेयर और बैड ओमेन का सिंबल मानते हैं, उसको भी हम इनऑस्पिशियस मानते हैं। बट जो पोइट था, पोइट जो था वो पहले से उदास था, वो डिप्रेस था, लेकिन जैसे ही उस क्रो ने वो जो बर्फ़ थी उसको उसके ऊपर झाड़ दिया, उसको उसके ऊपर गिरा दिया, तो इस इंसिडेंट से जो पोइट था, पोइट का मूड सडनली चेंज हो गया, और उसने अपना जो र्यूड, जो अपना वो जो रिग्रेट में जो पूरा दिन अपना बिताने वाला था, अब वो दिन अपना उसने कुछ पार्ट दिन का उसने बचा लिया। इट मीन्स हमें स्टूडेंट इससे क्या मैसेज मिलता है स्टूडेंट्स? इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि वी मस्ट अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एज दे आर नॉट अनइम्पोर्टेंट। हम क्या करते हैं कभी कभी स्टूडेंट्स, हम अपनी लाइफ में छोटी मोटी चीज़ों को, या फिर हम अपने माइंड में एक परसेप्शन सेट कर रखा है कि ये चीज़ नेगेटिव है, ये चीज़ हमारे मतलब नेगेटिव ओमेन है, ये चीज़ सही ओमेन नहीं है, ये बैड ओमेन है, तो हम उनको नेगेटिव मानते हैं। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो नेगेटिव चीज़ हम मान के चलते हैं वो नेगेटिव चीज़ हमें हमेशा नेगेटिव ही शो हो। वो नेगेटिव चीज़ भी हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हैं, वो भी हमारी लाइफ को चेंज कर सकती हैं, अगर हम उसे एक पॉजिटिव परसेप्शन से अगर हम उसे देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको परसेप्शन की चेंज करने की नीड है। अगर आपका परसेप्शन, अगर आपकी थिंकिंग सही है, तो आपकी एक जो नेगेटिव जो वुमेंस हैं, वो एक नेगेटिव परिस्थिति भी आपके दिन को या आपके मूड को चेंज कर सकती है। और हमें अपनी लाइफ में वी मस्ट अप्रिशिएट स्मॉल थिंग्स इन लाइफ एज दे आर नॉट एन इम्पोर्टेंट। देखिए, हमें अपनी लाइफ में जो स्मॉल थिंग्स हैं, जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, उनकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए। दे कैन ब्रिंग सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अवर लाइफ। वो छोटे छोटे जो ट्रिवियल थिंग्स हैं, जो हमारी लाइफ में ट्रिवियल थिंग्स हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस ला सकती हैं। दिस पोएम शोज दैट इवन ट्रिवियल थिंग्स इन लाइफ मेक बिग चेंजेस इन अवर
लाइफ। इट मीन्स जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं, जो छोटी छोटी घटनाएं हैं डेली की, जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं या जिनको हम नेगेटिव मान के उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो नेगेटिव और वो स्मॉल थिंग्स, वो ट्रिवियल थिंग्स भी हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, हमारी लाइफ को, हमारे मूड को चेंज कर सकते हैं। द सिंपल थिंग्स वी डू फॉर अदर्स मेक ऑल द डिफरेंस। और हम इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ करके, छोटे छोटे किसी के लिए छोटे छोटे काम करके या छोटी छोटी हेल्प करके हम किसी की लाइफ में हम चेंज कर सकते हैं। द टोटल ओवरऑल मैसेज इसका ये है कि हमें किसी भी नेगेटिव चीज़ को या किसी भी छोटी मोटे इंसिडेंट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। एवरी स्मॉल ट्रिवियल और नेगेटिव, जिसे हम नेगेटिव समझते हो, एवरी इंसिडेंट की वैल्यू है हमारी लाइफ में, अगर हम उसे एक पॉजिटिव थिंकिंग से या एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अगर हम उसे देखते हैं तो। एक तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमें ये जो पोएम है, ये पोएम हमें एक मैसेज देती है कि वी शुड नॉट नेग्लेक्ट एंड अवॉइड trivial things in our life, and the things you understand that are the negatives, we should not and we must not underestimate that things, because that things their own significance, and they think that things can change our mood and our life if we look towards them with positive frame of माइंड। अगर हम उसे पॉजिटिव माइंड से देखते हैं तो वो भी हमारी लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं। स्टूडेंट्स, कभी आप नोटिस कीजिएगा, कभी आपका मूड उदास होता है, आपका कभी मूड सैड होता है, तो आपने देखा होगा आपके आसपास कभी कोई छोटा बच्चा आ गया, उसने आपकी तरफ स्माइल पास कर दी, या फिर कोई ऐसा आसपास छोटा सा इंसिडेंट हो गया जिसे देखकर आपके फेस पे हंसी आ गई, और आपने कुछ टाइम के लिए आपका जो सैडनेस और डिप्रेशन का जो मूड था वो आपका चेंज हो गया और आप खुश हो गए। जैसे कि शायद अब टीवी में एक ऐड भी आता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है वो किसका ऐड है, एडवर्टीजमेंट है, उसमें शायद वो बीच पे एक पर्सन बैठा होता है, डॉग आता है और डॉग उसके साथ कुछ छेड़छाड़ करता है। तो एक बार तो वो पर्सन उसे साइड में हटा देता है, एक बार तो वो पर्सन उस डॉग को साइड में हटा देता है, उसे भगा देता है, बट वो डॉग बार बार आके उससे कुछ ना कुछ परेशान करता है। तो एट लास्ट 2-3 बार में वो जो पर्सन होता है वो पर्सन हंस जाता है और उस डॉग के साथ खेलने लग जाता है, और जो भी उसका डिप्रेशन और सैडनेस का जो उसका मूड था वो चेंज हो जाता है और वो खुश हो जाता है। सो the last message of this poem कि we must not underestimate or neglect or avoid such type of things that we consider these things are negative। जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे, जो आपका हेमलॉक ट्री है और जो आपका क्रो है, दोनों को ही बैड ओमेन माना जाता है, बट इन दोनों बैड ओमेन्स ने जो पोइट था उसके मूड को पूरी तरीके से चेंज कर दिया। तो हमें अपनी लाइफ में हर एक छोटे से छोटे इंसिडेंट को वैल्यू देनी चाहिए, क्योंकि उनका अपने आप में भी एक बहुत अच्छी सिग्निफिकेंस है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने पूरा मैसेज समझ लिया इस पोएम का। अब हम बात करेंगे इस पोएम के आपके राइमिंग स्कीम की। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे आपके फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग स्कीम। द वे अ क्रो शूट डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इट मीन्स, यहाँ पे आप देखिए आपकी राइमिंग स्कीम कैसे, जैसे क्रो का मैच हो रहा है स्नो से, तो क्रो पे ए लिखा हमने, देन स्नो पे लिखा, फिर राइमिंग स्कीम में राइम मिला है, मी का मैच हो रहा है आपका ट्री से, तो इसको हमने बी लिखा मी पे, एंड देन ट्री पे बी लिखा। अब हमने पूरे चारों को एक साथ पढ़ा, तो कैसे पढ़ा, ए बी, तो आपकी राइमिंग स्कीम हो गई ए बी आपके इस स्टैंजा की। देन हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके लिटरेरी डिवाइसेस, आपके पोइटिक डिवाइसेस, जिन्हें आप फिगर्स ऑफ स्पीच भी बोला करते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट आपका यहाँ पे एक पहला जो लिटरेरी डिवाइस है वो है आपका यहाँ पे एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, आई थिंक ऑल ऑफ यू हर्ड फर्स्ट टाइम, अगर आपने नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन। The continuation of a sentence without a pause or any punctuation mark beyond the end of a line। अगर आपकी किसी लाइन के एंड में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है
और जो नेक्स्ट लाइन है फिर नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स वही एक सेंटेंस जो फर्स्ट लाइन में था वही एक सेंटेंस कंटिन्यू होता हुआ आपका सेकंड लाइन में पहुंच जाए, या फिर और आगे कंटिन्यू होता वो थर्ड में या थर्ड फोर्थ में पहुंच जाए, तो वहाँ पे जो आपका होता है वहाँ पे आपका पोएटिक डिवाइस एंजम्पमेंट होता है। जैसे आप देखिए ये पूरा एक सेंटेंस है, यहाँ क्रो के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, मी के बाद भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, स्नो के बाद भी नहीं है, तो ये पूरा एक ही सेंटेंस है जिसे डिवाइड कर दिया है 4 लाइंस में। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इट मीन्स यहाँ पे आपका जो पोएटिक डिवाइस है वो एंजम्पमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, देन आपका सेकंड स्टैंजा देखते हैं। आपका सेकंड स्टैंजा में आपकी जो राइमिंग स्कीम है वो सी डी सी डी, क्योंकि हमने ए बी को पहले कवर कर लिया था, अब दूसरे स्टैंजा में हम अपने लेटर्स यूज करेंगे सी डी। तो हार्ट और पार्ट दोनों पर हम सी लिख देंगे, दोनों की राइम मिल रही है। मूड और र्यूट दोनों की राइम मिल रही है, इसलिए हम यहाँ पे डी लिख देंगे। अब पूरे को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या बनेगा हमारा सी डी। तो ये दैट इज योर राइम स्कीम सी डी। नाउ लुक एट द लिटरेरी डिवाइसेस इन द स्टैंजा। एंजम्पमेंट ऑल्सो, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, हार्ट के बाद भी आपका कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, आफ्टर मूड कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, पार्ट के बाद भी आपका कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो आपकी पूरी 4 लाइंस में यहाँ पे आपका एंजम्पमेंट फॉलो हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका एक और आपका देखने को मिलेगा, आपको एक और यहाँ पे आपका फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा, एंड दैट इज अलिट्रेशन। अलिट्रेशन आपने पहले सुना होगा, the use of the same letter or sound at the beginning of words that are close together. It means आपका किसी कॉन्सोनेंट का कोई लेटर जो कॉन्सोनेंट हो और कोई साउंड जो आपके वर्ड्स के बिगिनिंग में आए और वो वर्ड्स आसपास हों। जैसे आप देखिएगा यहाँ पे यस, जैसे आप देखिएगा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यस, शू द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है, इसमें है सेकंड स्टैंजा में। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड स्टैंजा में देखिए सेव्ड सम पार्ट, तो सेव्ड सम पार्ट में आपको देखने को मिल रहा है सेव्ड जो है वो भी आपका फर्स्ट लेटर एस है और सम का भी आपका फर्स्ट लेटर एस है, और दोनों क्लोजली कनेक्टेड हैं, दोनों बिल्कुल आसपास लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे सेव्ड सम जो है यहाँ पे आपका ये अलिट्रेशन आपका पोएटिक डिवाइस है। क्यों? क्योंकि ये जब दो कॉन्सोनेंट लेटर्स आपके बिगिनिंग में जब वर्ड्स के दो कॉन्सोनेंट लेटर्स आएँ और वो दोनों वर्ड्स क्लोजली कनेक्टेड हों, बिल्कुल पास में हों, तो वहाँ पे हमारा अलिट्रेशन होता है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपका अलिट्रेशन हो जाता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको यहाँ ये पोएम समझ में आ गई होगी और इसका मैसेज भी समझ में आ गया होगा कि वी शुड नॉट नेगलेक्ट द ट्रिवियल्स और स्मॉल थिंग्स इन आवर लाइफ, स्मॉल इंसिडेंट्स इन आवर लाइफ, एंड वी शुड ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ mind. Okay students, if you have any query you can mention in the comment section. Goodbye.